नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड के उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो 2024 में दोस्तों बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे साइंस के, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। आपको इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर देना जो भी दोस्तों 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाला है क्लास 10 का। तो उन सभी बच्चों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर आप भी इस चैनल पर न्यू हो और अगर वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट का, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप सभी एग्जाम के लिए टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा। इसीलिए अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। और साथ में ये भी बता देना कि भाई फोकस एबी नाम का यूट्यूब चैनल है जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए एग्जाम का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाता है क्लास 8 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो अगर आप भी चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। देखो भाई सब्सक्राइब करना नहीं करना आपकी बात है। अगर सब्सक्राइब करोगे तो भाई फायदा में रहोगे, नहीं करोगे भाई तो लॉस में रहोगे। फिर बाद में मत बोलना कि भाई कि सर आपने तो तैयारी नहीं करवाया था बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इसीलिए भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वीवीआई नहीं है, फिर क्या करते हैं वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं कि आपने तैयारी कर नहीं करवाए थे। तो भाई वीडियो देखोगे तब ना आपको सारा कुछ क्वेश्चन आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए बिना किसी बात को भाई शुरू करेंगे आज की हमारी शानदार सी क्लास को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी में है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी में है सूरज का प्रकाश और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो देखो स्वपोषी पोषण होता क्या, सबसे पहले इसको समझो। देखो स्वपोषी पोषण वो होता है जो खुद अपना भोजन को बनाता है, यानी कि खुद अपना भोजन को ग्रहण करता है, खुद अपने भोजन को बनाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, देखो भाई स्वपोषण पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ठीक है, और क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश यानी कि उपयुक्त सभी। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश से ही बनता है। क्या बनता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण है। क्या प्रक्रिया होता है, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया होता है जिसके कारण क्या होता है, स्वपोषी पोषण अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक का आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप में आश्रित रहते हैं, किसके ऊपर आश्रित रहते हैं दोस्तों। तो आपके पास ऑप्शन है कवक पर या फिर शैवालों पर या फिर हरे स्वपोषी पौधों पर या फिर मिट्टी पर। तो देखो विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं, यानी कि भरोसे करते हैं दोस्तों हरे स्वपोषी पौधों पर। ठीक है, विषमपोषी पोषण जो क्या करते हैं दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है कि हम लोग को खाना मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो हम लोग किसके ऊपर आश्रित रहते हैं दोस्तों, हरे स्वपोषी पौधों पर। ठीक है, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो किससे ऑक्सीजन बाहर निकलती है। आपके पास ऑप्शन है जल से, फिर ग्लूकोज से, फिर CO2 से या फिर पूर्ण हरित से। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है दोस्तों, तो वो CO2 से निकलता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, CO2। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है दोस्तों, तो उसका अंतिम उत्पाद क्या है। तो अंतिम उत्पाद क्या है दोस्तों, क्या बनता है प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो ग्लूकोज हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी बार आ चुका है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को जितने भी सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या नहीं बनता है, तो क्या नहीं बनता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। तो क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि इष्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है, यानी कि इष्ट कोशिका जो होती है दोस्तों, तो किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है। ठीक है, तो मुकुलन विधि द्वारा इष्ट कोशिका अलैंगिक जनन करती है। तो क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर कि एकल जीव प्लेजोडियम में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है, किस विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो किस विधि द्वारा जनन होता है। तो आपके पास ऑप्शन है मुकुलन, बहुखंडन या फिर कायिक प्रबंधन या फिर बीजाणु समासंग। ठीक है, तो एकल जीव
में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है दोस्तों? तो बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि स्पाइरोगैरा में प्रजनन किस विधि से होता है? स्पाइरोगैरा में जो जनन होता है दोस्तों, प्रजनन होता है दोस्तों, तो किस विधि द्वारा होता है? तो खंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? तो किस विधि द्वारा यहाँ पर कायम रखा जा सकता है दोस्तों? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कायिक प्रबंधन विधि के द्वारा जनन की किस विधि द्वारा, यानी कि जनन की कायिक प्रबंधन विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है। यानी कि 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कायिक प्रबंधन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है कि ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? यानी कि ब्रायोफिल्म जो होता है किस भाग द्वारा जनन करती है दोस्तों? तो पत्ती के द्वारा क्या करती है? बायोफिल्म की जनन करती है। ठीक है, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पत्ती। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्रक को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी कि 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मुख्य अक्ष। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ठीक है, तो किसी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है तो उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो ये आपको बताना है। तो क्या होती है दोस्तों? आपको बताना है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि r इक्वल टू 2f जानते हैं। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं? r इक्वल टू 2f। तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है दोस्तों? यानी कि r बराबर क्या होती है? तो क्या होती है? दोगुना होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि अभिसारक दर्पण है। तो देखो अभी आपके पास ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर हो जाएगा अभिसारक दर्पण को क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिसारक दर्पण के नाम से जाना जाता है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन 14 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो क्या संबंध है दोस्तों? हम लोग जानते हैं कि r बराबर क्या होता है? 2f होता है। अगर हम लोग f निकालने बोलते हैं तो हम लोग क्या निकलते हैं? r/2 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 14 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, r इक्वल टू 2f। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन 15 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यानी वक्रता त्रिज्या यानी कि r कितना दिया है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर दिया है और इसकी फोकस दूरी हम लोग को निकालना है कि f निकालना है। तो f बराबर आप क्या फॉर्मूला होता है? पहले हम लोग तो जानते थे कि r बराबर क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? 2f। तो f बराबर फॉर्मूला क्या होता है? r/2। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या है? 20 है और यहाँ पर क्या है? नीचे में 2, तो 2 को 2 10 दूनी 20, यानी कि f का वैल्यू क्या निकलेगा दोस्तों? 10 निकलेगा। चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग का आंसर क्या निकला? 10 सेंटीमीटर निकला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर 15 का। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? यानी कि उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? यानी कि f निकालने बोल रहा है दोस्तों, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि r बराबर कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर दिया है और हम लोग को f निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला कि r इक्वल टू क्या जानते हैं? 2f जानते हैं। तो हम लोग f जब निकालेंगे तो क्या होगा? r/2 होगा। तो r का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है? 32 दिया है और 2 में 2, तो यहाँ पर क्या 16 दूनी 32, यानी कि f का वैल्यू क्या निकलेगा दोस्तों? 16 निकलेगा, 16 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन ए में है 4, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में 16। तो हाँ, ऑप्शन 16 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछ रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है, धनात्मक नहीं होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब किसी वस्तु अवतल दर्पण में अगर है और उसका वक्रता त्रिज्या सी पर है, ठीक है, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है सी पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जो बनता है दोस्तों वो सी पर ही बनता है। कहाँ बनता है? सी पर ही बनता है। यानी कि तो 18 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी पर। चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी कि किसी बीम का जो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है दोस्तों आभासी बन रहा है तथा सीधा बन रहा है तथा बीम से बड़ा भी पाया गया, यानी कि बड़ा भी बन रहा है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए दोस्तों? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए, तभी तक अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें आभासी सीधा तथा जो है वस्तु बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया क्या होती है दोस्तों? ये कोशिका द्रव्य में। ठीक है, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यानी कि श्वसन जल, यानी कि जब हम लोग दोस्तों सांस लेते हैं तो हम लोग को कौन सा गैस निकलता है? तो कौन सा गैस निकलता है दोस्तों? इसका आंसर आप लोगों को फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में बताना है।
तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन 22 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, दोस्तों आपको बताना है। देखिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है 30.5 केजी जूल, और यहाँ पर ऑप्शन बी में है 305 केजी मोल, यहाँ पर ऑप्शन सी में है 3.5 केजी मोल, या ऑप्शन डी में है कोई नहीं। देखिए यहाँ पर आंसर जो दिखाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, आंसर बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ। देखो भाई, ये जो आंसर बताया गया है बहुत ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टाइपर वालों को मिस्टेक हो गया है, इसके चलते यहाँ पर गलत आंसर दे दिया है। पर पौधों में श्वसन की क्रिया के कारण जो एडीपी दोस्तों ऊर्जा मुक्त होती है, और एडीपी जो टूटता है दोस्तों उसमें कितना ऊर्जा मुक्त होती है, तो 3.5 केजी मोल ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3.5 केजी मोल। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो पौधों में जो श्वसन होता है दोस्तों कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, तो स्टोमेटा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रंध्र भी बोलते हैं। अगर आपके स्टोमेटा की जगह अगर रंध्र रहे तो भी आपको घबराना नहीं है, स्टोमेटा का ही बोला जाता है दोस्तों रंध्र। ठीक है, तो यानी कि 23 का ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो कैसा बनता है, तो आपके पास ऑप्शन है उल्टा, अवर्धित, वास्तविक और सीधा। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों सदैव कैसा होता है दोस्तों, सीधा होता है। ठीक है, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है, इसलिए बोलते हैं वीडियो को पूरा देखना, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। और अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है। अभी बताइए कि उत्तल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा होता है, तो सीधा तो होता है, साथ ही साथ क्या होता है, आभासी भी होता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आभासी तथा सीधा। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन 26 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि जब किसी बिंब को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह प्रतिबिंब होता है, यहाँ कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और सीधा। तो क्या हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन 27 आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो उस दर्पण का नाम बताना है जहां पर क्या बनता है, वस्तु की जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों क्या बनता है, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है दोस्तों सीधा बनता है तथा आवर्धित बनता है। ठीक है, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, विस्तृत होता है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, यानी कि जो दृष्टि दिखाई देती है बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि पार्श्व दृश्य यानी कि साइड मिरर, क्या जिसको बोलते हैं हम लोग साइड मिरर। ठीक है, तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो चलिए अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो का। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट दोस्तों, आपका हेडलाइट होता है ना बाइक में या फिर कार में, तो हेडलाइट जो रहता है दोस्तों, तो वहां पर जो देखिए कांच टाइप का रहता है, तो वाहनों में अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टोटल कर ले दोस्तों 30 के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, इसी प्रकार से आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो लगातार आते रहेगा। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों को इसी चैनल पे बुला लेना है कि तैयारी एक ही जगह पर करें और बहुत ही अच्छी तरीके से करें। चलिए इसी प्रकार से आप लोगों को लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की जय।